नमस्कार मित्रों, मैं महेंद्र अमूले एमपीपीएससी 2022-23 संघनाथ कार्यक्रम में जीएस गुरु ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर आप सभी का हार्दिक अभिनंदन है। जैसे कि आप सबको पता है कि हम एमपीपीएससी के इस संघनाथ कार्यक्रम के माध्यम से एमपीपीएससी प्रिलिमिनरी जो 24 अप्रैल 2022 को प्रस्तावित है कि जोर शोर से तैयारी में लगे हुए हैं। ऑफलाइन क्लासेस हमारी चल रही हैं और साथ ही हमने ऑनलाइन क्लासेस में भी अपनी रिदम जो है स्पीड के साथ बढ़ा दी है। इसी कड़ी में यूनिट 1 जो एमपी हिस्ट्री का पोर्शन है उसका पहला वीडियो हमारा लॉन्च हो चुका है। बहुत जल्दी उस श्रृंखला को हम आगे भी बढ़ाएंगे। साथ ही साथ जो यूनिट 2 इंडियन हिस्ट्री है उस पर भी हम काम चालू कर रहे हैं। यूनिट 3 एमपी की ज्योग्राफी, यूनिट 4 भारत के भूगोल पर हमारा वीडियो जारी हो चुका है। यूनिट 5 एमपी और एमपी की राज्यव्यवस्था, संविधान और एमपी की अर्थव्यवस्था, इस पर भी हम काम कर रहे हैं। और आज हमारा जो वीडियो है यूनिट 6 पे पॉलिटी से हम स्टार्ट कर रहे हैं। इसके बाद यूनिट 7 साइंस एंड टेक्नोलॉजी और जनरल साइंस की चीज़ें, इन्वायरमेंट को जोड़कर उस पर भी काम होगा। करंट अफेयर्स यूनिट 8 और यूनिट 9 इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी। साथ ही साथ यूनिट 10 आयोग पर हम काम चालू कर चुके हैं। ये हुई बात प्रीलिम्स की। और मेंस में भी हम जीएस पेपर 1, जीएस पेपर 2, जीएस पेपर 3 के साथ जीएस पेपर 4, 5, 6 पर लाइव आंसर राइटिंग क्लासेस के साथ 30 जनवरी से आपके बीच में कंटिन्यू रहेंगे। तो आज हमारा जो टॉपिक है वो है संघ राज्य क्षेत्र। जैसा कि आप सभी को पता है, भारतीय संविधान एक बहुत बड़ा दस्तावेज है और भारतीय संविधान के इस प्रारूप जो BN राव साहब संवैधानिक सलाहकार थे जिन्होंने इसको प्रस्तुत किया था सबसे पहले बार, बाद में बाबा साहब अम्बेडकर जी ने प्रारूप कमेटी के एज ए चेयरपर्सन होकर 2 वर्ष 11 महीने 18 दिन के अथाह मेहनत और प्रयासों के बाद 166 बैठकों के साथ जो है एक पूरी की पूरी वर्किंग कमेटी को लेकर बेसिक कॉन्सेप्ट और एप्लीकेशन पर काम करके जो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन को जो है तैयार किया। और किसी भी देश का संविधान कितना भी अच्छा क्यों ना बना लिया गया हो, उसके चलाने वालों पर निर्भर करता है कि उस देश का जो संविधान है उसका इम्प्लीमेंटेशन लेवल ग्रासरूट लेवल पर क्या है। ठीक है, तो अब ये सब बातें तो होती रहेंगी। हम अपने टॉपिक को स्टार्ट करते हैं। और संघ राज्य क्षेत्र, जैसे कि नाम से पता चला, यूनियन एंड इट्स टेरिटरी, है ना। तो हम यहाँ पे संघ राज्य क्षेत्र पर एक डिटेल चर्चा करेंगे। इसके पहले मैं आपको बता दूं, हमारी इस विषय पर जो है किताबें भी हमने लॉन्च कर दी हैं नए पाठ्यक्रम को लेकर। ये जीएस गुरु महेंद्र अमूले, भारत की राज्यव्यवस्था और इंडियन पॉलिटी, और ये हमारी किताब जो है ये आपको काफ़ी अच्छे से मदद करेगी पूरे के पूरे संविधान के जितने भी 25 भाग हैं। सबसे खास बात इस किताब की ये है कि हमने सबसे पहले तो लास्ट ईयर में इस टॉपिक से क्या क्या प्रश्न बने हैं पीएससी यूपीएससी में उसको एक टेबल के माध्यम से समझाया है। इसके बाद हमने अपनी किताब के अंदर जो है अकॉर्डिंग टू पाठ्यक्रम जो है सारी चीज़ें रही हैं। सपोज करिए जैसे पहला चैप्टर है संविधान का निर्माण, तो मेकिंग ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन जो है हमने यहाँ पर स्टार्ट किया है। करीब करीब ये 345 पेज की किताब है और इस 345 पेज की किताब में हमारी ये कोशिश है कि हमने एक एक चीज़ को बहुत ही इत्मीनान से समझदारी के साथ लिखकर यहाँ पर लिखा हुआ है। जैसे सपोज करिए लिखा हुआ है यहाँ पे, है इन मेकिंग ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन, तो इसमें मैंने पहली लाइन लिखी है, संविधान किसी भी देश के मूलभूत और सर्वोच्च कानून माना जाता है। तो सेम ट्रांसलेशन मिलेगा आपको, कॉन्स्टिट्यूशन इज द फंडामेंटल एंड सुप्रीम लॉ ऑफ कंट्री। सेम डिज़ाइन ऑफ बुक, सेम पैटर्न। जैसे यूनिट चैप्टर 1 इसमें कंप्लीट किया, इसके बाद क्वेश्चन प्रैक्टिस लास्ट ईयर में हुए क्वेश्चन विद आंसर, है ना। तो ये पूरा कंप्लीट पोर्शन ऐसे ही मिलेगा। इसमें भी आपको आप देखेंगे कि ये पूरा का पूरा चैप्टर लास्ट ईयर में आया क्वेश्चन। उसके बाद जो सेकंड चैप्टर चालू होगा यहाँ पे, तो आप सेकंड चैप्टर यहाँ पर भी देखेंगे, बिल्कुल आपको सेम मिलेगा। संविधान की प्रियम्बल प्रस्तावना है तो प्रियम्बल और प्रस्तावना आपको मिलेगी। तो ऐसे हमने पूरा ये बनाया हुआ है। आप ये इसको कोरियर के माध्यम से प्राप्त कर सकते हैं और हम आपको अपने नंबर जो है अपने एडवर्टाइजमेंट में चलते रहते हैं कंटिन्यू, वहाँ पर देखकर आप कॉल कर सकते हैं। तो भारत के संविधान की हिंदी माध्यम अंग्रेजी माध्यम दोनों में हमारी किताब बहुत ही सरल, बहुत ही सामान्य और बहुत ही संक्षिप्त तरीके से एग्ज़ाम के पैटर्न आपसे जो है 3 मार्कर, 5 मार्कर और 11 मार्कर को ध्यान में रखकर मेंस प्लस प्रीलिम दोनों को ध्यान में रख के लिखी गई है। और ये आप मंगा सकते हैं हमसे, स्पेशली संविधान की भी किताब आप ऑर्डर कर सकते हैं, पूरा सेट भी ऑर्डर कर सकते हैं। ठीक है, तो अभी हम अपने टॉपिक पे आ जाते हैं। ये हमने एक किताब का प्रमोशन यहाँ पर कर दिया ताकि बच्चों को ये पता रहे कि भाई हम जो टॉपिक पढ़ा रहे हैं उस किताब के हम लेखक भी हैं और वो किताब हमारी मार्केट में अवेलेबल भी है। अभी अपडेट वाला जो पोर्शन है वो सिर्फ आपको एकेडमी से ही प्राप्त होगा। ठीक है, तो बात करते हैं संघ राज्य क्षेत्र की। सबसे पहले देखिए, संघ राज्य क्षेत्र में
भारतीय संविधान में जो है भाग 1 के अंतर्गत यूनियन और टेरिटरी को रखा गया, और यूनियन और टेरिटरी को रखा गया कि भाई भारत में कितने राज्य हैं, कितने केंद्र शासित प्रदेश हैं। 1947-50 के दौरान 14 राज्य, 6 केंद्र शासित प्रदेश थे। एमपीपीएससी की प्रारंभिक परीक्षा में प्रश्न में पूछा था। वर्तमान में 28 राज्य और 8 केंद्र शासित प्रदेश हैं, क्योंकि जम्मू कश्मीर और लद्दाख जो है वो 2019 में यूनियन टेरिटरी बन गए, तो एक स्टेट कम हो गया। और हाल ही में जो है वो दादर नागर हवेली और दमन और दीव 2020-21 में वो दोनों ही केंद्र शासित प्रदेशों को जो मर्ज कर दिया गया। तो इस तरीके से वर्तमान में 28 स्टेट और 8 यूनियन टेरिटरीज जो है अवेलेबल है। तो पार्ट 1 में जो है वो संघ और उनके राज्य क्षेत्र के बारे में बात की गई है, यूनियन टेरिटरी के बारे में बात की गई है। आर्टिकल 1 क्या कहता है ना, ये समझने की कोशिश करते हैं। पहले BN राव साहब जब संवैधानिक सलाहकार के तौर पर काम कर रहे थे तो उन्होंने भारतीय संविधान के लिए बताया था कि 243 अनुच्छेद, 13 अनुसूचियाँ और 15 के करीब भाग होंगे। बाद में उस पर एक डिटेल डिस्कशन चला, बेसिक कॉन्सेप्ट और एप्लीकेशन के दौर से गुजरा, और एक कोर एनालिसिस जब यहाँ पर रिसर्च के तौर पे सामने आई तो करीब 395 आर्टिकल्स, 8 शेड्यूल्स और करीब 22 भाग आए। आज करीब देखेंगे 2020-21 के दौरान, 21-22 के दौरान, तो 471 के करीब आर्टिकल हो गए हैं, 12 शेड्यूल्स यानी सूची हो गई, 9th, 10th, 11th, 12th को जोड़कर, और जो कि संविधान बनने के समय 8 थी, बाद में 12 हो गई, है ना। 9th शेड्यूल पढ़ेंगे डिटेल में, 10th पढ़ेंगे दल बदल, एंटी डिफेक्शन लॉ चर्चा में भी है अभी, 11th, 12th जो पंचायती राज, और 12th जो है लोकल गवर्नेंस से रिलेटेड है। इसके अलावा करीब संविधान के भागों की संख्या बढ़कर 25 हो गई। ये तमाम प्रकार के जो संवैधानिक संशोधन हुए, कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट हुए, जो हमने 368 के तहत साउथ अफ्रीका से प्रोसेस लिए, तो संविधान का धीरे धीरे विस्तार होता गया, है ना। और 2001 में जो संविधान समीक्षा आयोग बना था उसने भी इस पर चर्चा की थी कि भाई इस तरीके के जो संवैधानिक विस्तार है ये कहाँ तक उचित है, कहाँ तक अनुचित है, तो इस पर भी हम गहन चर्चा करेंगे बाद में। तो ये आर्टिकल 1 जो है वो ये कहता है, इंडिया दैट इज भारत शैल बी द यूनियन ऑफ स्टेट, अर्थात इंडिया या भारत राज्यों का संघ या यूनियन होगा। इंडिया इज नॉट ए फेडरेशन, है ना, इस बात को समझिए। सब क्या था, फेडरेशन शब्द यहाँ पर आया है और यूनियन ऑफ स्टेट शब्द भी आया है। तो पहले हम समझते हैं फेडरेशन क्यों नहीं है भारत, और फेडरेशन होता क्या है। भाई अमेरिका में आज की डेट में 50 राज्य हैं, अमेरिका में आज की डेट में 50 राज्य हैं। जब अमेरिका 1789 में क्रांति हुई थी वहाँ पर जुलाई में, 4 जुलाई को, तो वहाँ पर अमेरिका के अंदर जो क्रांति हुई थी उस क्रांति में ये हुआ था साहब कि वहाँ पे जितने भी 13 स्टेट थे जो अलग अलग थे, 13 स्टेट थे, वो जो 13 स्टेट थे उनको जो है एक जगह रखा गया था और उनको बोला गया था कि भैया आप जो हो वो आपके फेडरेशन हो, आप फेडरेशन हो, क्योंकि ये 13 इधर राज्य थे वो इधर उधर जो है लगे हुए थे अलग अलग। बाद में क्या हुआ, उनको ज्वाइंटली डिक्लेरेशन किया गया और एक साथ ज्वाइन करने की कोशिश की गई, तो वहाँ पे को फेडरेशन का भी कॉन्सेप्ट आया, है ना। तो ये अमेरिका के अंतर्गत आने वाले शब्द हैं, फेडरेशन, को फेडरेशन। तो अमेरिका जो है, भारत में फेडरेशन सिस्टम नहीं है, भारत में हम यूनियन है, हम किसी समझौते का परिणाम नहीं है, हम चाहकर भी अलग नहीं हो सकते। हमारे यहाँ जो 28 राज्य और जो आपके 8 केंद्र शासित प्रदेश हैं, 28 राज्य और 8 केंद्र शासित प्रदेश जो है वो किसी समझौते का परिणाम नहीं है, हम चाहकर भी अलग नहीं हो सकते, तो इसलिए हम यूनियन ऑफ स्टेट हैं। तो हमारे संविधान के आर्टिकल 1 में कहा गया है, इंडिया दैट इज भारत शैल बी द यूनियन ऑफ स्टेट, अर्थात इंडिया और भारत राज्यों का संघ होगा, इंडिया नॉट फेडरेशन। अमेरिका में इस तरीके का सिस्टम है साहब, अमेरिका में फेडरेशन सिस्टम है ना, अमेरिका में फेडरेशन। अब वहाँ क्या है वो उनके लिए इंपॉर्टेंट है, हमारे यहाँ क्या, ये हमारे लिए इंपॉर्टेंट है ना। एक तो हम जो भी क्लास पढ़ रहे हैं साहब, हमारा एक बहुत सिंपल सा तरीका है, अगर हम पॉलिटी पढ़ा रहे हैं तो बेसिक के साथ पढ़ाएंगे, पूरा कंसेप्ट देंगे साहब कि आपका प्री प्लस मीन्स क्लियर हो, और साहब एप्लीकेशन पर्सपेक्टिव पे हम बात करेंगे कि कोई मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन अगर आप आता है और वो आपको वहाँ पे तकलीफ दे रहा है तो वो तकलीफ वाली स्थिति आपकी नहीं होना चाहिए, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस के अंदर भी आप वहाँ पर निकले। तो बेसिक के साथ, कंसेप्ट के साथ, एप्लीकेशन को ध्यान में रखकर हम आपको पढ़ा रहे हैं। तो यहाँ पर अभी तक की चर्चा में हमने जो भी चर्चाएं करी, सबसे पहले तो हमने बताया कि इंडिया दैट इज भारत शैल बी द यूनियन ऑफ स्टेट, अर्थात इंडिया और भारत जो है वो कहीं ना कहीं जो है वह राज्यों का संघ है, वह राज्यों का संघ है। ये एक बड़ी महत्वपूर्ण बात हमारे द्वारा यहाँ पर चर्चा की गई। यूनियन क्या होता है साहब, जहाँ राज्य स्वेच्छा से शामिल होते हैं और किसी समझौते से शामिल नहीं होते, जैसे अमेरिका में होता है ना, अमेरिका समझौते का परिणाम है। और यूनियन में क्या होता है, एक बार शामिल
चाह कर भी आप नहीं छोड़ सकते। अगर आप एक बार जुड़ गए तो आप चाह कर भी अलग नहीं हो सकते, है ना। फेविकॉल का मजबूत जोड़ है, टूटेगा नहीं, मतलब एक बार जुड़ गए तो फिर आप अलग नहीं हो सकते। ये एक यूनियन में खासियत है। समझौता तोड़कर आप फेडरेशन में अलग हो सकते हो, ठीक है क्या। अब यहाँ पर यूनियन में केंद्र पावरफुल होता है, राज्य के पास दायित्व होते हैं, वो निश्चित तौर पे कमजोर होता है। और यहाँ राज्य शक्तिशाली होते हैं, केंद्र जो है कंपैरेटिवली जो है कमजोर होता है, क्योंकि वहाँ पे फेडरेशन की स्थिति होती है। तो भारतीय संविधान के अनुच्छेद 1 में ये कहा गया है कि भारत यूनियन ऑफ स्टेट है, हम किसी समझौते का परिणाम नहीं है। तो हो सकता है आपसे 3 मार्कर में पूछ ले कि यूनियन और फेडरेशन में क्या अंतर है ना। मैं मध्य प्रदेश पीएससी के पॉलिटी को पढ़ा रहा हूँ, लेकिन मेरा पॉलिटी का जो लेवल होगा वो बेसिक एनसीईआरटी को ध्यान में रख के, कॉन्सेप्ट जो है टाटा मैगरा हिल में लक्ष्मीकांत जी की किताब को ध्यान में रख के, और भी अच्छे जो राइटर हैं आपके डीडी बसु जी हैं, है ना, बहुत अच्छे अच्छे, है ना, निपुण आमलायन हैं, उनकी भी किताब काफ़ी अच्छी है। तो आप अच्छे अच्छे राइटर्स की किताब भी पढ़ सकते हैं। मैंने आपको बताया कि सरल तरीके से आपको एमपीपीएससी के लिए पढ़ना है तो आप भैया मेरी किताब भी बुलवा सकते हैं ना। मेरी किताब भी बहुत अच्छी किताब है, बहुत सरल भाषा में लिखी गई, सामान्य भाषा में लिखी गई। बाकी मैंने कुछ आपको लेखकों के नाम बताए, है ना, उनसे भी आप पढ़ सकते हो। किताबें तो सभी अच्छी होती है और आपको पढ़ना चाहिए, जहाँ से ज्ञान मिले लेना चाहिए, है ना। तो ये हो गया भैया, इंडिया दैट इज भारत शैल बी यूनियन ऑफ स्टेट, और इंडिया अर्थात भारत राज्यों का संघ है ना। बातों की क्लियर। अब स्टेट एंड द टेरिटरी देयरफॉर ऑफ द शैल बी द स्पेसिफाइड इन द फर्स्ट शेड्यूल, और राज्यों को और वहां के प्रदेशों को पहली अनुसूची में निर्देशित किया जाएगा। इसलिए जो 12 अनुसूची है उसमें से जो पहली अनुसूची है उसमें संघ और वहां के जो भी राज्य क्षेत्र हैं उनको इंट्रोड्यूस किया जाएगा, ताकि पुख्ता मामला हो जाए। एक तो संविधान के आर्टिकल 1 में भी ये व्यवस्था रख दी गई है, साथ ही अनुसूची में भी इस चीज को जो है क्लैरिफाइड यहाँ पे कर दिया गया है। तो इससे मामला एक क्लियरिटी के साथ हो जाएगा कि साहब यहाँ पे जो है संवैधानिक स्तर पर जो है वो ये मान लिया गया है कि भारत राज्यों का संघ किसी समझौते का परिणाम नहीं है, है ना। ये यहां पर बात हुई। अब बात करते हैं हम कि जो भी बातें यहां करी गई हैं कि भाई इंडिया जो है भारत है शैल बी द यूनियन ऑफ स्टेट, अर्थात भारत राज्यों का संघ है, या राज्य और केंद्र शासित प्रदेशों को यूनियन टेरिटरी को पहली अनुसूची में रखा जाएगा। ये आर्टिकल 1(1) और 1(2) के अलावा 1(3) में ये कहा गया कि द टेरिटरी ऑफ इंडिया शैल द कंप्राइज, एंड इंडियन टेरिटरी में क्या क्या शामिल हो सकते हैं। एक तो टेरिटरी के स्टेट हो सकते हैं, टेरिटरी के यूनियन टेरिटरी के यूनियन टेरिटरीज हो सकती हैं, और टेरिटरी दैट मे बी द एक्वायर्ड बाय द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ऑफ एनी टाइम। ये सारी चीजें भी यहाँ पर आपको शामिल हो सकती हैं इसके अंतर्गत, ठीक है क्या। तो ये जितनी भी चीजें आपको यहाँ पे बताई जा रही हैं उसको बताने के पीछे मंशा सिर्फ ये और ये है कि चीजें आपको बहुत अच्छे से समझ में आए। जैसे अब राज्य, तो राज्य में ये होता है कि केंद्र और राज्य के बीच में जो होते हैं वो एक प्रकार के संघीय संबंध होते हैं, जबकि जो यूनिटरी होती है उसमें जो केंद्र और यूनियन के बीच में जो होते हैं वो एक प्रकार के यूनिटरी संबंध होते हैं, एकात्मक संबंध होते हैं। और राज्यों में केंद्र और राज्य के बीच में शक्तियों का बंटवारा होता है, अनुसूचियां तय हैं, केंद्र के 100 विषय होंगे, राज्य के जो 61 विषय होंगे, समवर्ती सूची में जो है 52 विषय होंगे, जबकि केंद्र शासित प्रदेशों में जितना भी कंट्रोल है यूनियन टेरिटरी में वो केंद्र के द्वारा होता है। और केंद्र और राज्य संबंध में होता है कि राज्यों को कहीं ना कहीं ऑटोनोमस अधिकार होता है, स्वायत्तता होती है वहां पे, और केंद्र शासित प्रदेशों में किसी भी प्रकार की कोई स्वायत्तता नहीं होती। राज्यों का जो प्रशासन होता है उसमें एक समरूपता देखने को मिलती है, जबकि केंद्र की जो यूनियन टेरिटरी होती है उसमें प्रशासनिक एकरूपता का कहीं ना कहीं कमी होती है। केंद्र में और राज्य के बीच में जो होता है गवर्नर कड़ी का काम करता है, और केंद्र शासित प्रदेशों में गवर्नर जैसा कोई पद नहीं होता, बल्कि वहाँ एक प्रशासनिक अधिकारी या एक उपराज्यपाल या एक मुख्य आयुक्त होता है जो केंद्र के माध्यम से कंट्रोल करवाता है। और राज्यपाल वहाँ का राज्य में संवैधानिक प्रमुख होता है, जबकि यूनियन टेरिटरी में जो है जितने भी काम होते हैं वो एज ए प्रेसिडेंट होते हैं। मैंने जितनी भी बातें यहाँ बताई, मैंने बताया कि भाई यूनियन टेरिटरी और यूनियन में बेसिकली क्या डिफरेंसेस हैं, आपको ये एनसीईआरटी से पढ़ के क्लियर कर लेना चाहिए, है ना। तो ये सारी बातें यहाँ पर हुई, और जितनी हम बातें समझ सकते थे हमने समझाने की कोशिश भी की। अब हम देखते हैं कि भाई जो भी अनुच्छेद 1 में हमने जानकारी प्राप्त करी कि भारत राज्यों का संघ है, हम चाहकर भी अलग नहीं हो सकते, हम किसी समझौते का परिणाम नहीं है, और ये इसमें स्टेट शामिल होते हैं, यूनियन टेरिटरी शामिल होते हैं, या भारत ने जो भी अपने स्तर पर कहीं से अधिकृत किया हो या भारत ने कहीं से भी प्राप्त किया हो, है ना। तो भारत ने कहाँ से प्राप्त किया हो उसको थोड़ा समझने की कोशिश करें। भारत ने कहाँ से अधिकृत किया हो, भारत ने कहाँ से कोई चीज़ प्राप्त की हो। जैसे सपोज करिए एक चीज़ होती है आपका सेशन, सेशन मतलब होता है अभ्यर्पण।
अभिहर्पण, है ना, अभिहर्पण। भारत में जितने भी राज्य बने हैं तो उसमें कुछ राज्य अभिहर्पण या सेशन का परिणाम है। दूसरी चीज होती है एक्रीडिएशन। एक्रीडिएशन मतलब होता है उपवृद्धि। उपवृद्धि मतलब कुछ राज्य जो है नेचुरल तरीके से शामिल हुए, है ना। कुछ तो शामिल हुए कैसे, कुछ तो शामिल हुए सेशन से शामिल हुए, कुछ तो शामिल हुए आपके कैसे, सेशन से शामिल हुए। यहाँ पे थोड़ा सा ये आपको देखना पड़ेगा, है ना। कुछ चीजें जो है यहाँ पर सेशन से शामिल हुई है। मैं यहाँ पे एक काम करता हूँ, ऐसे करके लिख देता हूँ। पहला पॉइंट क्या हो गया, सेशन। सेशन मतलब हो गया आपका हिंदी में अभिहर्पण। जो एक लाइन आई थी ना कि भाई राज्यों को अर्जित किया गया, तो समझाना जरूरी है क्या मतलब है उसका। दूसरा हुआ आपका एक्रेडिएशन। एक्रेडिएशन मतलब होता है आपका उपवृद्धि, है ना, उपवृद्धि। पहले लिख लेते हैं फिर इसको समझाते हैं, फिर आर्टिकल 2 पे चलेंगे। और उसके बाद तीसरे नंबर पर जो हो गया आपका ऑक्यूपेशन। ऑक्यूपेशन मतलब हो गया आपका आवेशन, आवेशन। और इसके बाद चौथे नंबर पर हो गया प्रिस्क्रिप्शन। प्रिस्क्रिप्शन, प्रिस्क्रिप्शन को हिंदी में बोलते हैं चिरभोग। चिरभोग, ये चारों को थोड़ा समझ लो क्या है मामला, है ना। फिर उसके बाद अपन आर्टिकल 2 को डिस्कस करेंगे, ठीक है। फिर से हो गया, कोई बात नहीं, एक बार फिर से लिख देते हैं यहाँ पे। पहले नंबर पर हो गया सेशन। सेशन मतलब क्या हुआ कि कुछ राज्य ऐसे हैं जो कि जो है खुद शामिल हुए हैं मतलब भारत में। जैसे भाई आपके चंद्रनगर है, माहे है, पुडुचेरी है, या जम्मू कश्मीर जो एनेक्सेशन या विलय पत्र पे सिग्नेचर करके शामिल होते हैं, सब सेशन से प्राप्त हुए। भारत में आकर एकदम से नहीं जुड़ गया, जम्मू कश्मीर एकदम से आके नहीं जुड़ गया, पुडुचेरी एकदम से आके नहीं जुड़ गया, यमन एकदम से आके नहीं जुड़ गया, चंद्रनगर एकदम से आके नहीं जुड़ गया। ये सब सेशन का परिणाम है, अभिहर्पण का परिणाम है, जितने भी हमने यहाँ पर शामिल करवाए। दूसरे नंबर पर जो है हमारा वो है आपका एक्रीडिएशन। एक्रीडिएशन मतलब होता है उपवृद्धि। एक्रीडिएशन मतलब होता है उपवृद्धि। उपवृद्धि मतलब जो नेचुरल तरीके से मिले, है ना। कच्छकरण हमारे यहाँ नेचुरल तरीके से मिला हुआ है, हिमालय का मैक्सिमम पार्ट नेचुरल तरीके से मिला हुआ है। जितनी महत्वपूर्ण नदियां हैं सिंधु, गंगा, ब्रह्मपुत्र में से जो हमारे यहाँ से जाती है वो नेचुरल तरीके से मिली हुई। हमने कोई इनको अध्यारोपित नहीं किया, सब सिक्वेंशियल नहीं किया कि हमने भारत और पाकिस्तान के बीच में रेड क्लिफ लाइन बना दी, भारत चाइना के बीच में मैकमोहन लाइन बना दी, ब्रिटिश भारत और अफगानिस्तान के बीच में डुरंड लाइन बना दी, जो आजकल भारत के बीच में नहीं है डुरंड लाइन, आज की डेट में पाकिस्तान और अफगानिस्तान के बीच में। तो ये जो है हमारा सब सिक्वेंशियल नहीं है, बल्कि नेचुरल तरीके से जो शामिल हुआ। और तीसरे नंबर पर जो है वो है आपका ऑक्यूपेशन। ऑक्यूपेशन मतलब ये हुआ कि जो है हमने किसी को कुछ दिया था और बाद में उससे वापस ले लिया। हमने जैसे 3 बीघा गलियारा, भारत बांग्लादेश के बीच में विवाद का कारण है, कच्चा द्वीप विवाद चल रहा है, ये भारत और श्रीलंका के बीच में चल रहा है। हमने किसी को कुछ दिया और उससे वो भौगोलिक भाग हम लेने का प्रयास कर रहे हैं, या उसको लेकर हम लोगों के बीच में विवाद बना हुआ है। तो ये इस तरीके से जो चीजें प्राप्त हुई वो एक प्रकार का ऑक्यूपेशन है। और चौथे नंबर पर जो है यहाँ पर वो है प्रिस्क्रिप्शन, है ना। प्रिस्क्रिप्शन, प्रिस्क्रिप्शन का मतलब यहाँ पर है चिरभोग। चिरभोग मतलब शांतिपूर्ण तरीके से जाकर के हमने कोई चीज को प्राप्त करने का प्रयास किया। जैसे हम अंटार्कटिका के अंदर, आर्कटिक के अंदर बहुत सारे जो है चीज़ों पर रिसर्च करें। अंटार्कटिका में हमने दक्षिण गंगोत्री पे काम किया 1984 में। हमारा वहाँ पे दल गया सिरोही जी के नेतृत्व में, और अभी भी 21-22 दल गए हैं, अभी भी जा रहे हैं। हमने 88-89 में मैत्री स्टेशन खोला अंटार्कटिका में, है ना। बफर जोन एरिया है वो, बोले वहाँ जाके क्या करेंगे भाई, जाना जरूरी है। उसके भी बहुत सारे भौगोलिक क्षेत्र पर हमारी नज़र बनी हुई है, उस क्षेत्र को हम अधिकार करना चाहते हैं। हमने भारतीय जो है स्टेशन खोला 2012 में अंटार्कटिका में। अभी हमने हाल ही में जो है नित्यम, इस पर हम काम कर रहे हैं अंटार्कटिका के अंदर। आर्कटिक में हमने हिमाद्री 2007 में खोला, लास्टमन हिल 2011 में हमने किया। इसके अलावा इंडो आर्क करके हमने वहाँ पर एक दूरबीन भी जो है अंटार्कटिका में, जो आर्कटिक में जो है हमने स्थापित की है वेधशाला के तौर पर। तो ये बहुत सारे जो काम हम करते रहते हैं, ये प्रिस्क्रिप्शन की तरह, प्रिस्क्रिप्शन मूवमेंट की तरह ये सब हम काम यहाँ पर करते रहते हैं। तो ये सारी चीज़ें मैंने आपको थोड़ा एक सिंपल वे में बता दी भैया, जो कि आपको समझने के लिए ज़रूरी भी था। थोड़ा बहुत उसमें समझ में आया होगा। पहला मैंने आपको बताया क्या, पहला मैंने आपको बताया सेशन कि भाई अपने आप आके शामिल हो गए, अभिहर्पण। दूसरा मैंने आपको क्या बताया, एक्रीडिएशन। एक्रीडिएशन मतलब आपका उपवृद्धि नेचुरल तरीके से। तीसरे नंबर पर मैंने आपको बताया आपके ऑक्यूपेशन। ऑक्यूपेशन मतलब ऐसे जॉब भी होता है, यहाँ पर ऑक्यूपेशन का मतलब है कि आपने जो है किसी चीज को जो है आवेश में आकर के जो है किसी को दी हुई चीज को वापस ले लेना, या दो चीजों के बीच में एक समझौता करके चीजों को सुलझा लेना। जैसे हमने सभ्य संविधान संशोधन के द्वारा 7 मई 2015 को भारत बांग्लादेश के बीच में जो 42 ईयर्स से जो भारत बांग्लादेश के बीच में जमीन संबंधित विवाद था उसको सुलझाने का प्रयास किया।
3 बीघा गलियारा अभी भी पूरी तरीके से नहीं सुलझ पाया, कच्चा तीवू पे अभी भी कंट्रोवर्सी, ये बात अलग है ना। और चौथे नंबर पर जो है हमारा है वो है आपका प्रिस्क्रिप्शन। तो प्रिस्क्रिप्शन जो है उसका मतलब होता है आपका चिरबोक की वे प्लेसेस जहां पर शांतिपूर्ण तरीके से हम कोई भी जो चीज़ है उसको स्थापित कर रहे हैं, चाहे अंटार्कटिका के अंदर दक्षिण गंगोत्री हो, मैत्री हो, भारती हो, नित्यम हो, या आर्कटिक के अंदर लॉसमन हिल हो, या इंडो आर्क दूरबीन हो, या फिर जो है वो आपके लॉसमन हिल हो, हिमाद्री स्टेशन 2007 हो, ये जो भी हम शामिल कर रहे हैं। तो ये जितनी भी चीज़ें मैंने बताई आर्टिकल 1 के संदर्भ में समझे कि अर्जित किया हुआ भाग उसका मतलब क्या हुआ। अब अनुच्छेद 2, एडमिशन एंड एस्टेब्लिशमेंट ऑफ न्यू स्टेट, मतलब नए राज्य को अगर आप बनाना चाहते हो तो नए राज्य के गठन को लेकर, उसके निर्माण को लेकर, उसके एस्टेब्लिशमेंट को लेकर आर्टिकल 2 में बात कही है। और पार्लियामेंट में बी द लॉ एडमिट इनटू द यूनियन और स्टेट ऑफ एस्टेब्लिश ऑफ न्यू स्टेट सच द टर्म्स एंड कंडीशन एज ए थिंग्स फिट। संसद के पास ये पावर है कि वो संघ में किसी भी बाहरी क्षेत्र के शामिल कर सकती है या फिर वह नए राज्य के गठन को जो है वह प्रवेश कर सकती है। सबसे महत्वपूर्ण बात है कि संसद को पावर है। संसद क्या है? व्हाट द पार्लियामेंट एंड व्हाट द प्रोसेस ऑफ द लॉ मेकिंग ऑफ पार्लियामेंट, है ना। व्हाट द लॉ एंड व्हाट शुड बी द लॉ, द पावर ऑफ द पार्लियामेंट, कानून क्या हो और कानून का स्वरूप क्या हो, ये निर्धारित करने वाली शक्ति जो है वो संसद है और वो पार्लियामेंट है। तो पार्लियामेंट के पास ये पावर है कि उस संघ में किसी भी बाहर के क्षेत्र को शामिल कर ले, बाहर की चीज को शामिल कर ले, या फिर नए राज्य का जो है वो एस्टेब्लिशमेंट कर दे। ये दोनों ही पावर, न्यू स्टेट को लाने का पावर भी है बाहर से, और जो आपके पास है उसी को एस्टेब्लिशमेंट करने का भी पावर है। 1971 में जब भोला चक्रवात आया और हमने बांग्लादेश को कुछ जमीन दी जो करीब 7100 एकड़ के आसपास थी, और वही जमीन को जो है कई सालों से हम सुलझाने का प्रयास कर रहे थे। तत्कालीन मोदी गवर्नमेंट ने 7 मई 2015 को 6वें संविधान संशोधन के द्वारा भारत बांग्लादेश के बीच में जो भूमि विवाद था उसको हस्तांतरण के माध्यम से अपने स्तर पर सुलझाने का प्रयास किया, और जो भी परिस्थितियां उस समय निर्मित हुई उसमें भारत बांग्लादेश के बीच में वो विवाद काफी हद तक सुलझा भी। अभी भी कुछ कंट्रोवर्सी सिस्ता नदी को लेकर, 3 बीघा गलियारा को लेकर बनी हुई है। तो अंतर्राष्ट्रीय पटल पर ये चीजें होती रहती हैं। जब आपके हित एक दूसरे से टकरा रहे हो तो निश्चित तौर पर संघर्ष होगा। एक हित कर रहा है, दूसरा भी हित कर रहा है तो सहयोग होगा। एक हित कर रहा है, एक अहित कर रहा है तो तनाव होगा। दोनों अहित करने लग जाएंगे तो संघर्ष की स्थिति पैदा होगी। तो ये तो सीधा सा लॉ है, सीधा सा नियम है, वो चलते रहेगा। अब हम बात करेंगे आर्टिकल 3 के, फॉर्मेशन ऑफ न्यू स्टेट एंड अल्टरेशन ऑफ एरिया बाउंड्रीज एंड नेम ऑफ द एग्जिस्टिंग स्टेट्स। सीधी बात है भाई, अल्टरेशन मतलब हुआ आप जो भी नया राज्य बना रहे हो उसके क्षेत्र में जो है कमी कर सकते हो, बाउंड्री में उसकी सीमा में परिवर्तन कर सकते हो, नाम में परिवर्तन कर सकते हो। तो किसी भी, जैसे मध्य प्रदेश से छत्तीसगढ़ बना, है ना, जैसे उत्तर प्रदेश से उत्तराखंड बना, उत्तरांचल बना, जैसे बिहार से झारखंड बना, जैसे आंध्र प्रदेश से तेलंगाना बना। तो ये जो भी बना भाई उसका एरिया बाउंड्री और नेम डिसाइड करने का जो लॉजिक है वो आर्टिकल 3 में है। और पार्लियामेंट में भी द लॉ, संसद के पास पावर है कि form a new state by the separation of territory, form of any state by the unitary 2 and more state part of the state by the uniting the territory of part of new state। सीधा मतलब है संसद को पावर है, वो नए क्षेत्र को बना सकती है, उसकी एरिया का, उसकी बाउंड्री को, उसका नाम निर्धारित कर सकती है। संसद को पावर है किसी क्षेत्र का एरिया बढ़ा सकती है, इंक्रीज द एरिया, किसी राज्य क्षेत्र का एरिया घटा सकती है, डिमिनिश द एरिया ऑफ एनी स्टेट, क्षेत्र बढ़ा सकती है, क्षेत्र घटा सकती है, अल्टरेशन कर सकती है, बाउंड्रीज में, सीमाओं में चेंज कर सकती है, और अल्टर द नेम ऑफ द एनी स्टेट, उसके नाम में भी जो है कहीं ना कहीं परिवर्तन कर सकती है। हालांकि स्टेट की बाउंड्री को बदलने के लिए संसद में बिल तभी इंट्रोड्यूस होगा जबकि राष्ट्रपति महोदय अर्थात रामनाथ कोविंद जी की परमिशन होगी। कहने का सीधा सा मतलब यह है कि स्टेट की बाउंड्री बदलने के लिए संसद में बिल तभी आएगा जब राष्ट्रपति महोदय इसके लिए रिकमेंड करें, और किसी स्टेट का नाम, वहां का बाउंड्री, उनका एरिया बदलना हो तो उस स्टेट का लेजिस्लेचर अर्थात विधानसभा इससे रिलेटेड एक प्रपोजल केंद्र सरकार को भेजेगा। इस प्रपोजल पर राष्ट्रपति अप्रूवल करेंगे और अप्रूवल लेना मैंडेटरी होगा, जरूरी होगा। केंद्र सरकार उस स्टेट को, लेजिस्लेचर को अपना विचार रखने के लिए कुछ निश्चित समय देंगे और निश्चित समय के अंदर पार्लियामेंट में उसको अपना इंट्रोड्यूस करने के लिए कहेंगे, और तमाम बातें होने के बाद जो है फिर जाके वो स्टेट बनेगा।
5वें संविधान संशोधन 1955 के द्वारा स्टेट लेजिस्लेचर द्वारा निर्धारित समय के भीतर अगर बिल को संसद के पास नहीं भेजा जाता है तो ये मान लीजिए कि उस बिल को संसद में इंट्रोड्यूस कर सकते हैं। और इसीलिए जो है कई नए राज्यों का निर्माण करते समय बहुत ज़्यादा पेचीदा परिस्थितियां पैदा नहीं होती। कारण सीधा सा है, संसद स्टेट लेजिस्लेटिव द्वारा भेजे गए विधेयक को मानने के लिए बाध्य नहीं है। मतलब हर स्थिति में केंद्र पावरफुल होगा और यूनियन ऑफ स्टेट में ऑलवेज केंद्र पावरफुल होता है, जो कि भारत में भी है। और इस तरीके की स्थिति बनती है तो नए राज्यों के निर्माण करने के लिए राष्ट्रपति का रिकमेंडेशन जरूरी है और प्रोसेस क्या है मैंने आपको बता दी। अब बात करते हैं आर्टिकल 4 की। It declared that the law made by administration and establishment of new state under the Article 2 नए राज्यों का प्रवेश या गठन का मामला हो आर्टिकल 2 के अंतर्गत, या फॉर्मेशन ऑफ न्यू स्टेट एंड अल्टरेशन ऑफ एरिया एंड बाउंड्रीज एंड एग्जिस्टिंग द स्टेट अंडर द आर्टिकल 3 एंड कंसिडरिंग द अमेंडमेंट ऑफ कंस्टिट्यूशन अंडर द आर्टिकल 368, तो अनुच्छेद 3 से संबंधित नए राज्य का निर्माण, सीमा क्षेत्र इत्यादि में परिवर्तन का मामला हो या जो भी परिवर्तन किए जाए, तो अगर राज्य के अंदर ही 2 राज्य बन रहे हैं और कोई बदलाव हो रहा है तो उसके लिए किसी संवैधानिक संशोधन की जरूरत नहीं है। तो 368 को संशोधन नहीं माना जाएगा, है ना। 368 की जरूरत नहीं पड़ेगी। भारत बांग्लादेश के बीच में सीमा विवाद था तो संविधान संशोधन की जरूरत पड़ी, बट मध्य प्रदेश से छत्तीसगढ़ बन गया, उत्तराखंड उत्तर प्रदेश से बन गया, बिहार से झारखंड बन गया, आंध्र प्रदेश से तेलंगाना बन गया, किसी संविधान संशोधन की जरूरत नहीं पड़ी। आगे भी कोई राज्य से कोई नया राज्य बनेगा तो संविधान संशोधन की जरूरत नहीं पड़ेगी। तो आर्टिकल 2 और 3 से संबंधित जो भी प्रावधान है वो आर्टिकल 4 में है और सीधी बात कही है, दिस मीन्स दैट सच लॉ कैन बी द पास बाय द सिंपल मेजोरिटी एंड बाय द ऑर्डिनरी लेजिस्लेटिव प्रोसेस। ऐसा कानून एक सामान्य बहुमत सामान्य विधायी प्रक्रिया के तहत पारित हो जाएगा। मान लीजिए 200 लोग में टोटल 552 लोग हैं, 200 लोग आए हुए हैं। अब जो 200 लोग आए हैं उसमें से 180 जो है उन्होंने मतदान दिया, मतलब उपस्थित जो टोटल संसद के मेंबर है वो 200 है, मतदान करने वाले जो है वो 180 है। तो 180/2 मतलब 91 लोग अगर कह देंगे तो एक साधारण विधायी प्रक्रिया के द्वारा एक सामान्य बहुमत से एक सिंपल मेजोरिटी के द्वारा भी हम ये निर्धारित कर सकते हैं कि नया राज्य बन सकता है। मतलब नया राज्य बनाने के लिए ना तो विशेष बहुमत की जरूरत है ना तो प्रभावी बहुमत की जरूरत है। मैं किसी दिन आपको बता दूंगा साधारण बहुमत, प्रभावी बहुमत, विशेष बहुमत में क्या अंतर है ना। अभी अपना विषय संघ राज्य क्षेत्र है तो मैं संघ राज्य क्षेत्र पर चर्चा कर रहा हूँ। पॉलिटी के करीब मेरी 20 लेक्चर होंगे, उन 20 लेक्चरों में प्रिलिमिनरी प्लस मेंस सारा कंप्लीट करवा दूंगा। अब मेंस के सिलेबस में तो बहुत सारी चीज़ें बनी है, उसमें पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन भी जुड़ा हुआ है। ऑलरेडी हमारे यूट्यूब पे 3.5 घंटे का वीडियो ऑलरेडी है। अभी मैं 2 वीडियो और पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन पे बनाऊंगा, है ना। पॉलिटिकल थिंकर्स में मैं बनाऊंगा। इसके बाद जो डेमोक्रेसी है, एनजीओज है, सीबीओज है, सेल्फ हेल्पिंग ग्रुप्स है ना, इस टाइप के जो लेटेस्ट टॉपिक्स हैं, पॉलिटी से रिलेटेड, चुनाव रिफॉर्म से रिलेटेड, महिला आरक्षण से रिलेटेड, और जो गठबंधन राजनीति के दौर में भारतीय राजनीति जिस दिशा में थी और आज जो वर्तमान परिदृश्य में राजनीति का स्वरूप बदला है, तो उस पूरे सिस्टम को हम पार्लियामेंट्री जो गिरावट आई है या लोकसभा जो है वो राज्यसभा की दृष्टिकोण से काम नहीं करना चाह रही है या दृष्टिकोणात्मक तरीका लोकसभा राज्यसभा के बीच में भी कहीं ना कहीं गैप देखने को मिल रहा है, और राज्यसभा भी कहीं ना कहीं लोकसभा की ही खराब कार्बन कॉपी बनती जा रही है। तो सारी चीज़ों को हम डिस्कस करेंगे, वो यहाँ का विषय नहीं है। यहाँ का जो विषय है हम उस विषय पर रहते हैं, ज़्यादा बेहतर है। तो 47 में इंडियन इंडिपेंडेंस एक्ट आया, पाकिस्तान चला गया सब अलग, है ना, डोमिनेंस बढ़ गया, कश्मीर को लेकर कंट्रोवर्सी थी, इंस्ट्रूमेंट ऑफ एनेक्सेशन हुआ उस समय हरि सिंह जी ने सिग्नेचर के लिए विलय पत्र के द्वारा। जूनागढ़ जो था वहाँ पर जो है रेफरेंडम हुआ, पब्लिक ओपिनियन हुआ, हैदराबाद में ऑपरेशन पोलो हुआ, पुलिस एक्शन लिया गया और तमाम तरीके से प्रयास। कैटेगरी ए बी सी डी में डिसाइड था पूरा इंडिया। और ये 26 जनवरी 50 को जो ए जो था उसमें ब्रिटिश प्रोविंसी थी, बी में जो थी देसी रियासतें थी, सी में जो था वह सेंट्रल केंद्र शासित प्रदेश था, और डी में जो है अंडमान निकोबार था। महत्वपूर्ण बात यह है कि 1928 में जो बटलर कमेटी बनी थी जिसने देसी रियासतों के एकीकरण को लेकर बात की थी, उसमें मैक्सिमम इंटीग्रेशन देसी रियासतों को हो गया था, बट जूनागढ़, हैदराबाद और जम्मू कश्मीर को लेकर कुछ कंट्रोवर्सी थी। अब भैया हैदराबाद को ज्योग्राफिकली जो है उस समय परिस्थितियों में अलग करना था भी नहीं पॉसिबल, और वो एक्चुअल में हमारा अभिन्न अंग था, अभी भी है, आगे भी रहेगा। कश्मीर हमारा अभिन्न अंग था, है,
अभी भी है, आगे भी रहेगा। जो था वो हमारा ही रहेगा, है ना, किसी के बोल देने से किसी और का हो नहीं जाएगा। ठीक है, अभी हमारा कुछ क्षेत्र है यहाँ पर जो इन्होंने कब्जा करके रखा हुआ है, 32,87,263 वर्ग किलोमीटर में लगभग हमारा जो है 78,119 वर्ग किलोमीटर का एरिया जो पॉक ऑक्युपाइड कश्मीर में हमारा कब्जा है, वो आज नहीं हम कल लेके रहेंगे, दुनिया की कोई ताकत नहीं रोक सकती। ठीक है, और लगभग हमारा जो अक्सई चीन वाला एरिया है 37,555 वर्ग किलोमीटर एरिया अक्सई चीन वाला, ये भी हमारा है, इसको भी हम लेके रहेंगे। तो ये मैक्सिमम जो एरिया है ये हमारा था, हमारा है और हमारा ही रहेगा, है ना, इसमें कोई डाउट था नहीं और कोई डाउट है भी नहीं और आगे भी कोई डाउट रहेगा नहीं। ठीक है क्या। अब जो साहब ये यहाँ पर बात हम कर रहे हैं, ये राज्य पुनर्गठन आयोग आया, उसने बोला भैया ये कैटेगरी हटाओ, ये ब्रिटिश प्रोविंसली और प्रिंसली स्टेट जो है देसी रियासतें, सेंट्रल स्टेट्स और ये अंडमान निकोबार, ये कंसेप्ट खत्म करो और बटलर कमेटी की जो अनुशंसा थी उसको यहीं तक रखो और फिर बात करो। तो उन्होंने फिर जो है धारा आयोग बनाया 48 में। धारा आयोग ने अपनी रिकमेंड की कि अब भाषा के आधार पर राज्य बनना चाहिए नहीं बनना चाहिए, डिस्कशन हुआ। फिर जेबीवीपी कमेटी बनी, जवाहरलाल नेहरू, वल्लभ भाई पटेल, पट्टाभी सिद्धरामैया, उन्होंने भी अपना डिस्कशन किया और ऐसी डिस्कशन चलती रही। 1953 में राज्य पुनर्गठन आयोग बना, स्टेट जो है रीऑर्गेनाइजेशन कमीशन बना, उसने 56 में रिकमेंडेशन दी, है ना। फजल अली साहब उसके अध्यक्ष थे, हृदयनाथ कुंजरू और के.एम. पाणिकर उसके मेंबर थे। उन्होंने 7वां संविधान संशोधन किया और उन्होंने कहा 14 राज्य होंगे और 6 केंद्र शासित प्रदेश होंगे। अभी इस बार पीएससी में क्वेश्चन आ गया था, है ना। 7वें संविधान संशोधन के अनुसार एक व्यक्ति 2 राज्य का राज्यपाल भी बन सकता है कुछ समय के लिए, और 7वां संविधान संशोधन जो है ये 14 राज्य और 6 केंद्र शासित प्रदेश थे और यहाँ पर जो है फाइनली जो है क्लियर हुआ और ये इस तरीके से जो है आज 28 राज्य और 8 केंद्र शासित प्रदेश हो गए। तो ये श्याम कृष्णधर कमेटी बनी और श्याम कृष्णधर कमेटी ने 48 में जो है वो लिंग्विस्टिक प्रोविंसी कमीशन के बाद में ये बोला लैंग्वेज के आधार के बजाय प्रशासनिक सुविधाओं के आधार पर राज्यों का बंटवारा होना चाहिए। बाद में जेबीवीपी कमेटी बनी, जवाहरलाल नेहरू जी, वल्लभ भाई पटेल जी, पट्टाभी सिद्धरामैया जी उसके मेंबर थे, उन्होंने भी यही कहा, है ना। हालांकि जेबीवीपी कमेटी ने 56 दिनों के जब आमरण अनशन के बाद आंध्र प्रदेश में 15 दिसंबर 52 को पोट्टी श्री रामुल्लू की मृत्यु हो गई आमरण अनशन में। जवाहरलाल नेहरू को ऐसा लगा कि तेलुगु भाषाओं के लिए एक नए राज्य का गठन होना चाहिए और उसमें कर्नूल को राजधानी बनाते हुए आंध्र प्रदेश भाषाई आधार पर 1 अक्टूबर 53 को पहला राज्य बना, है ना। ये महोदय थे पोट्टी श्री रामुल्लू। इन्होंने जो आमरण अनशन किया, इनका आमरण अनशन 56 दिन का था। उसके बाद तेलुगु भाषी राज्य की मांग पूरी हुई और BN श्री कृष्ण आयोग के रिकमेंडेशन पर 2 जून 2014 को इसी आंध्र प्रदेश से अलग होकर तेलंगाना बन गया। ठीक है क्या। तो अभी आप देख रहे पहला राज्य जो था ये आंध्र प्रदेश भाषा के आधार पर जेबीवीपी कमेटी के रिकमेंडेशन पर। फिर भैया राज्यों के बनने का एक क्रम रुका नहीं। 1 मई 60 को महाराष्ट्र गुजरात बन गए, है ना। 1 मई 60 को महाराष्ट्र गुजरात बन गए और गोवा दमन दीप जो है ये पुर्तगाल के कब्जे पे थे और 1961 19 दिसंबर को जो ऑपरेशन विजय चलाया गया तो यहाँ पर गोवा और दमनदीप भी हिस्सा बन गया। हाल ही में दमनदीप दादर नागर हवेली के साथ ज्वाइन करा दिया गया। तो 12वें संविधान संशोधन 62 के द्वारा जो है वो 7वां केंद्र शासित प्रदेश जो है इनको यहाँ पर बनाया गया गोवा दमनदीप को मिलाकर, और 87 में फिर गोवा एक पूर्ण राज्य बन गया और दमन और दीप को जो है यूनियन टेरिटरी बनाया गया। ठीक है, ये बहुत महत्वपूर्ण बात है कि 12वें संविधान संशोधन के द्वारा यहाँ पर गोवा दमनदीप को जो है वो पुर्तगाल के कब्जे से निकाला गया ऑपरेशन विजय के द्वारा और इनको यूनियन टेरिटरी बनाया गया, 7वें यूनियन टेरिटरी दोनों को ज्वाइंट करके। बाद में गोवा 87 में पूर्ण राज्य बन गया और दमनदीप जो है वो यूनियन टेरिटरी बना रहा। हाल ही में दमनदीप को दादर नागर हवेली के साथ मिलाकर नया केंद्र शासित प्रदेश बना दिया गया। फिर धीरे धीरे जो है हरियाणा बन गया 66 में, है ना। महाराष्ट्र गुजरात बना 60 में, हरियाणा बना 66 में, 71 में हिमाचल प्रदेश बन गया, है ना। 63 आते आते नागालैंड 16वां राज्य बन गया। धीरे धीरे 72 आते आते जो है 21 जनवरी को जो है मेघालय त्रिपुरा मणिपुर जो है ये नए राज्यों के स्वरूप में सामने आने लगे और धीरे धीरे भारत का स्वरूप बदलने लगा, भारत की सिस्टम जो है चेंज होने लगी। और फिर जो है आप देखेंगे कि 26 अप्रैल 75 को सिक्किम जो है पूर्ण राज्य के रूप में 22वें राज्य के तौर पे सामने आया। पहले वह सहयोगी राज्य बना और 20 फरवरी 87 को फिर मिजोरम और अरुणाचल प्रदेश नए राज्य बन गए और 30 मई को जो है 87 को गोवा 25वां राज्य बना जो कि 12वें संविधान संशोधन से पहले दमनदीप के साथ यूनियन टेरिटरी बना था। अब 25 राज्य जब गोवा बन गया तो फिर 26वां बनने में समय नहीं लगा। नवंबर 2000 को जो है उत्तर प्रदेश से उत्तराखंड 26वां राज्य बन गया।
9 नवंबर 2000 को बिहार से झारखंड 27वां राज्य बन गया। 15 नवंबर 2000 को मध्य प्रदेश से छत्तीसगढ़ जो है 28वां राज्य बन गया। और 18 फरवरी 2014 को बीएन श्री कृष्ण आयोग की रिकमेंडेशन के बाद तेलंगाना आंध्र प्रदेश से अलग होने के बाद नया राज्य बन गया और क्रम ये जारी रहा। अभी देखेंगे जम्मू एंड कश्मीर को और लद्दाख को जो है यूनियन टेरिटरी बना दिया तो 28 स्टेट हो गए, 9 यूनियन टेरिटरी हो गए। और अभी मैंने बताया दमन दीप और दादरा नगर हवेली वापस मिल गए तो वो 8 हो गए, तो 28 स्टेट और 8 यूनियन टेरिटरी हो गए। वर्तमान में बढ़िया जो दृष्टिकोणात्मक तरीके से ये हमारा चल रहा है सिस्टम। संविधान सभा का जो गठन है वो संविधान को बनाने के दृष्टिकोण से किया गया कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली के लिए। 1922 में महात्मा गांधी जी ने कहा था कि भारतीयों का संविधान भारतीयों की आत्मा से होकर के जाना चाहिए। इसके पहले भी भारतीय संविधान को बनाने को लेकर लंबी परिचर्चा, संवैधानिक प्रयास हर स्तर पर तत्कालीन परिदृश्य में किए जा रहे थे। और सबसे पहले 1895 में बाल गंगाधर तिलक जी ने संविधान सभा की मांग उठाई थी कि भाई संविधान सभा बनना चाहिए, कॉन्स्टिट्यूशनल असेंबली का गठन होना चाहिए। 1921-22 में संविधान सभा की इस मांग को पुनः महात्मा गांधी जी के द्वारा दोहराया गया था। और 1934 में मानवेंद्र नाथ राय ने संविधान की मांग की थी। ठीक है क्या? क्वेश्चन का स्वरूप किस तरीके का होता है मैंने अभी आपको बताया था, अभी मैं पढ़ा रहा था आपको। संघ राज्य क्षेत्र एक क्वेश्चन था, 1956 के राज्य पुनर्गठन अधिनियम द्वारा कितने राज्य और संघीय क्षेत्रों की स्थापना की गई? हाउ मेनी स्टेट एंड यूनियन टेरिटरी वेयर द एस्टेब्लिशमेंट बाय 1956 स्टेट एक्ट? तो आंसर था 14 राज्य और 6 केंद्र शासित प्रदेश। अब उसी तरीके से मैं ये जो टॉपिक पढ़ा रहा हूँ इस टॉपिक से भी संविधान सभा से क्वेश्चन था कि हु इज द क्रिएटर ऑफ संविधान सभा के प्रथम मनोनीत उपसभापति कौन थे? हु वाज द फर्स्ट नॉमिनेटेड डिप्टी चेयरमैन ऑफ कॉन्स्टिट्यूशनल असेंबली, है ना? तो एस.सी. मुखर्जी आंसर दिया हुआ था। मनोनीत जो थे वो फ्रैंक एंथोनी थे, है ना? तो इसको लेके भी कंट्रोवर्सी थी। मूलतः एस.सी. मुखर्जी जो है जबलपुर के रहने वाले थे, तो ये क्वेश्चन जो है एमपीपीएससी के अंदर पूछ लिया गया था। मैं बार बार कह रहा हूँ आप जो भी टॉपिक पढ़ें उसको बहुत तन्मयता के साथ, बहुत ईमानदारी के साथ पढ़ें। हमने अपनी किताब में जैसे पहला चैप्टर दिया हुआ है संविधान का निर्माण, तो संविधान का निर्माण में ही हमने बताया कि संविधान हमने कहाँ से लिया, कैसे लिया, है ना? संविधान सभा की क्या कार्यप्रणाली रही, किस तरीके से संविधान सभा निर्मित हुई, ड्राफ्टिंग कमेटी कौन कौन मेंबर थे, और लास्ट ईयर में क्वेश्चन। और ये हमारा ये जो क्वेश्चन है ये उपाध्यक्ष वाला एस.सी. मुखर्जी हमारी किताब से है। और इसके अलावा 14 राज्य और 6 केंद्र शासित प्रदेश पेज नंबर 7 से, मतलब पेज नंबर 6 से हमारा एक क्वेश्चन है, पेज नंबर 7 से हमारा एक क्वेश्चन है। मतलब दोनों के दोनों क्वेश्चन चैप्टर 1 के हमारे बुक से डायरेक्टली हैं। और ये बुक आपको जो है अवेलेबल होगी, तो आप देखेंगे कि हमारे हर चैप्टर के बाद जो क्वेश्चंस फ्रेमिंग हमने की हुई है वो हूबहू जो है वो एग्जाम के क्वेश्चन से काफ़ी हद तक मेल खाती है। लोग वो पढ़ाते हैं जो उनको आता है और हम हमेशा कोशिश करते हैं वो पढ़ाएं जो परीक्षा में आता है। ठीक है, इसी कड़ी को हम आगे बढ़ाते हुए तो हम बात यहाँ पर संविधान सभा की कर रहे हैं। आगे भी संविधान सभा की चर्चा हम लोग डिस्कस करेंगे, है ना? पूरा का पूरा हमने आपको बोल दिया, प्रॉमिस कर दिया है कि भाई आपका जो पॉलिटी है वो विथ क्वालिटी, है ना? सिर्फ पॉलिटी पढ़ाना नहीं है, पॉलिटी वो भी विथ क्वालिटी। तो जो है मैं अगर यहाँ पर पढ़ा रहा हूँ, जीएस गुरु का टैग जो है मेरा लगा हुआ है, तो जीएस गुरु का टैग मैं जो है ख़राब नहीं होने दूंगा। मैं जनरल स्टडीज़ के, चाहे वो पॉलिटी वाला पोर्शन हो, हिस्ट्री वाला पोर्शन हो, ज्योग्राफी वाला पोर्शन हो, इकोनॉमी वाला पोर्शन हो, साइंस टेक वाला पोर्शन हो, मध्य प्रदेश वाला पोर्शन हो, या जीएस पेपर 1, जीएस पेपर 2, जीएस पेपर 3 मेंस का कोई भी पेपर हो, इंक्लूडिंग इथिक्स पेपर 4, हिंदी और निबंध के लिए हम कुछ विशेषज्ञ शिक्षकों की भी मदद लेंगे, तो हम कहीं भी आपको निराश नहीं करेंगे, है ना? बस आप इत्मीनान से पढ़ें, फोकस करें। जितनी गुणवत्ता हम अपने ऑफलाइन बैच में रखते हैं उतनी ही गुणवत्ता हम अपने ऑनलाइन में भी रखने की पूरी कोशिश कर रहे हैं। ऑफलाइन की गुणवत्ता को ऑनलाइन में भी हम दोहरा रहे हैं। तो 1895 में बाल गंगाधर तिलक जी ने जो है इसका जो है यहाँ पर सबसे पहली बार संविधान सभा की बात की। और मैं आपको बाल गंगाधर तिलक जी के बारे में बता दूं, बाल गंगाधर तिलक वो यशस्वी व्यक्ति थे, भारत के हैं, जिन्होंने भारत के भूगोल के मानकीकरण को सर्वप्रथम जो है महसूस किया और जंजीरों से जगड़ी भारत माँ की प्रतिमा को देव अरविंद घोष ने देखकर स्वशासन और राष्ट्रीय शिक्षा नीति बनाने पर विचार किया। तो बाल गंगाधर तिलक पहले व्यक्ति थे जिनके अंदर जंजीरों से जकड़ी भारत माँ की प्रतिमा को देखकर भारत के भूगोल का मानकीकरण कहीं ना कहीं घर कर गया। और उन्होंने युवाओं के अंदर उत्साह और जोश भरने के लिए शिवाजी उत्सव, गणेश उत्सव जैसे उत्सवों के माध्यम से पूरे महाराष्ट्र के अंदर और पूरे के पूरे जो है
गुजरात के मैक्सिमम क्षेत्र के अंदर इस प्रकार के जो है युवा वाहिनियां खड़ी कर दी कि वो कहीं ना कहीं युवा जो है वो इस तरीके से गणेश उत्सव और शिवाजी उत्सव का जो है भाग बन गए। बाद में बाल गंगाधर तिलक ने जो है वो फेबियनवाद की विचारधारा, रहस्यवाद की विचारधारा से प्रभावित होकर जब मांडेल की जेल में थे और वहां से जब वापस आया तो उन्होंने होम रूल लीग आंदोलन का एक ऐसा नींव खड़ा किया और ऐसा माहौल उन्होंने पूरे देश के अंदर तैयार किया कि उसकी नींव को जो है मजबूत पाकर बाद में बाबा साहब अम्बेडकर जैसे लोगों के जो है सुचिता और स्वाभिमान और तत्कालीन परिदृश्य में महात्मा गांधी जी ने उस नींव के ऊपर जो है उदारवाद की नींव के ऊपर अपने असहयोग आंदोलन को, अपने सविनय अवज्ञा आंदोलन को और अपने भारत छोड़ो आंदोलन को जो है तेजी के साथ आगे बढ़ाया। तो कहीं ना कहीं मैं पहली बार कहता हूं कि भारत के भूगोल का मानकीकरण अगर हिंदुस्तान में किसी ने किया तो पहले व्यक्ति थे बाल गंगाधर तिलक। हालांकि कांग्रेस ने कभी अध्यक्ष नहीं बनाया है ना, ये अलग विषय है। और बाल गंगाधर तिलक पर जो है एक लंबी परिचर्चा की जा सकती है, वो जरूर किसी दिन करेंगे, ठीक है। अब दूसरी चीज 1921 में महात्मा गांधी जी ने संविधान सभा बनाने की मांग करी, ठीक है क्या, वही संविधान बना दो, है ना। और 1934 में जो है वो मानवेंद्र नाथ राय ने संविधान सभा की जो है मांग की और मानवेंद्र नाथ राय, एम.एन. राय साहब ने जो है मांग की कि भाई संविधान सभा बननी चाहिए, संविधान सभा बना दो। और ये चर्चा यहाँ पर डिस्कशन का विषय बनता रहा और यहाँ पर डिस्कशन हुआ। मानवेंद्र नाथ राय की फोटो आप देख रहे हैं। 35 में पहली बार आधिकारिक तौर पर संविधान सभा की मांग की गई और ऑफिशियली कांग्रेस ने कहा कि भैया हमको तो संविधान सभा चाहिए, हमको तो कॉन्स्टिट्यूशनल असेंबली चाहिए। 38 में कांग्रेस के प्रतिनिधि के तौर पर जवाहरलाल नेहरू ने वयस्क मताधिकार के आधार पर निर्वाचित संविधान सभा की मांग कर डाली। उन्होंने कहा कि हमको जो है वो जो है एडल्ट सेफगार्ड के आधार पर जो है वयस्क मताधिकार के आधार पर निर्वाचित संविधान सभा चाहिए, मतलब चाहिए। और इस तरीके से यहां पर एक डिमांड ड्राफ्टिंग तैयार हुई। बाद में क्या हुआ साहब, बाद में ये हुआ कि फिर अगस्त प्रस्ताव आया लिन लिथगो का और लिन लिथगो के प्रस्ताव में ये बात हुई कि भैया भारतीयों को संविधान बनाने दो, बना भी पाएंगे कि नहीं, इसको लेकर जो है एक माहौल तैयार किया गया। और अगस्त प्रस्ताव लिन लिथगो प्रस्ताव के बाद जो है तय हुआ कि भैया संविधान बनाने की जो है पेशकश इनकी मांग ली जाए। और ब्रिटिश सरकार ने पहली बार संविधान सभा का प्रस्ताव रखा। यद्यपि संविधान सभा जो है उसका जो है उल्लेख नहीं किया गया कि वो संविधान सभा जो है कहाँ बनाई जाएगी, कैसे बनाई जाएगी, है ना। संविधान सभा शब्द का जो है कहीं भी उल्लेख नहीं किया गया, संविधान सभा शब्द का उल्लेख नहीं किया गया कि संविधान सभा कहाँ बनाई जाएगी, कैसे बनाई जाएगी। बस बोला गया कि हाँ भैया संविधान सभा बनाने देंगे, लिन लिथगो ने कहा। 42 में क्रिप्स मिशन आया, निर्वाचित संविधान सभा का प्रस्ताव जो था वो रखा गया और प्रांतीय विधानमंडल के निम्न सदन के सदस्यों के द्वारा ये बोला गया कि भैया संविधान सभा को जो है बनाने की अनुमति दी जाती है। बाद में क्रिप्स मिशन ने, तब तक इनको लगने लगा था कि भाई हमको तो वैसे भी जाने का समय आ गया है, ये जो बनाना चाहते हैं बनाने दो, है ना। क्रिप्स मिशन को लेकर उस समय कई प्रकार की बातें भी की गई। बाद में 46 में कैबिनेट मिशन की सिफारिशों के आधार पर संविधान सभा का अंतर्गत निर्वाचन किया गया और प्रांतीय विधानमंडल के निम्न सभा के सदस्यों के द्वारा अनुपातिक प्रतिनिधित्व और एकल संक्रमणीय पद्धति के द्वारा यहाँ फाइनली जो है डिसाइड भी किया गया कि भाई चुना जाएगा। 296 मेंबर जो है चुनने की बात हुई ब्रिटिश भारत से, उसमें 292 प्रांतों से और 4 कमिश्नरी क्षेत्र, दिल्ली, अजमेर, मुकुट बिहारी लाल वाला जो क्षेत्र, अजमेर वाला क्षेत्र, कुर्ग कर्नाटका वाला और बलूचिस्तान, ये 4 कमिश्नरी क्षेत्र थे। तो 292 जो क्षेत्र थे ब्रिटिश प्रांत थे, 292 ब्रिटिश प्रांत थे, 292 है ना 296 में, और 4 कमिश्नरी क्षेत्र थे, दिल्ली, अजमेर, कुर्ग और बलूचिस्तान, है ना। तो 296 तो 4 हो गए आपके, ये 296 292 और 4 हो गए 296, और 93 जो थे वो रियासतों से मनोनीत किए गए। और ये रियासतों के एकीकरण करने के लिए बटलर कमेटी ने अपनी बात जो है 1928 के दौर में रखना चालू किया और बटलर कमेटी की रिकमेंडेशन पर जो है वो रियासतों को यहाँ पर जो है एक भी करने का प्रयास किया गया। जुलाई अगस्त 1946 को संविधान सभा का निर्वाचन होना था, निर्वाचन हुआ। कांग्रेस के 208 सदस्य अलग अलग प्रांतों से निर्वाचित हुए। मुस्लिम के लिए 76 सीटें आरक्षित की गई थी। 73 सीट पर जो है मुस्लिम लीग सदस्य निर्वाचित हुए और इस तरीके से जो है संविधान सभा के चुनावों के ठीक बाद मुस्लिम लीग ने संविधान सभा का जो है बहिष्कार करना भी चालू कर दिया कि भाई हम नहीं मानते कोई संविधान सभा बाबा को, है ना। तो देखिए जुलाई अगस्त 1946 में संविधान सभा का निर्वाचन। उसके बाद क्या हुआ, 208 लोग कांग्रेस से चुन गए, 76 सीट इनके रिजर्व थी, 73 मुस्लिम लीग के मेंबर चुन गए। निर्वाचन के ठीक बाद मुस्लिम लीग और नेहरू जी के बीच में, जिन्ना और नेहरू जी के बीच में पटी नहीं, तो संविधान सभा का बहिष्कार मुस्लिम लीग के द्वारा किया गया। महात्मा गांधी, मोहम्मद अली जिन्ना ने चुनाव नहीं लड़ा था, लेकिन मोहम्मद अली जिन्ना और कहीं ना कहीं नेहरू जी के बीच में एक ईगो प्रॉब्लम था
और उस तत्कालीन परिस्थितियों में जो है वो संविधान सभा की जो का बहिष्कार जो मुस्लिम लीग के द्वारा जिन्ना के कहने पे किया गया। टोटल 15 महिलाएं थी जो इस पूरे संविधान सभा के अंदर निर्वाचित हुई, है ना। हम अपने ऑफलाइन बैच में पूरी 15 महिलाओं के भी नाम आपको जो है लिखाते हैं, आपको PDF फाइल वगैरह हम दे देंगे। हमारी किताब में हमने पूरी 15 महिलाओं के भी नाम जो है लिखे हुए हैं, ताकि किसी बच्चे को किसी प्रकार का कोई प्रॉब्लम ना आए और एक एक चीज उनको याद हो जाए, है ना। ये 15 महिलाएं कौन कौन थी आप लिख सकते हैं। विजय लक्ष्मी पंडित जी थी, है ना। एक बार MPPSC में 3 नंबर में पूछ लिया था वही संविधान सभा में कितनी महिलाएं थी, है ना। 3 नंबर में इतना तो लिख दोगे तो नंबर तो मिलेगा नहीं कि 15 महिलाएं थी, 2 4 5 10 के नाम भी लिखना पड़ेगा। विजय लक्ष्मी पंडित थी, राजकुमारी अमृत कौर थी, है ना, सशक्त महिलाएं थी उस समय की। सरोजिनी नायडू थी, है ना, राज्यपाल भी बनी बाद में। सुचिता कृपलानी थी, उत्तर प्रदेश की पहली मुख्यमंत्री बनी। प्रणिमा बनर्जी थी, इसके बाद लीला राय थी, है ना। जी दुर्गाबाई देशमुख थी, हंसा मेहता थी, कमला चौधरी थी, रेणुका राय थी, मालती चौधरी थी, दक्षियानी वैलियाथुन थी, बेगम इजाज रसूल थी, एनो मस्किरिनी थी और अम्मू स्वामी नाथन थी। तो ये 15 महिलाओं के नाम आप देख लेंगे एक बार। और देखिए जो टोटल 296 मेंबर थे ना, ये टोटल 296 मेंबर में कांग्रेस के 208 थे, मुस्लिम लीग के 73 थे, निर्दलीय 8 थे, कम्युनिस्ट पार्टी का 1 था, यूनियनिस्ट पार्टी का 1 था, यूनियनिस्ट मुस्लिम का 1 था, यूनियनिस्ट अनुसूचित जाति का 1 था, कृषक प्रजा पार्टी का 1 था, अनुसूचित जाति परिसंघ का 1 था, सिख जो था गैर कांग्रेसी था उसका 1 था। टोटल 296 मेंबर यहाँ पर संविधान सभा के अंदर यहाँ पर थे। फाइनली अंदर से पढ़ना पड़ेगा, आपको डीप स्टडी करनी पड़ेगी। JP नारायण ब्रज बहादुर सप्रू ने संविधान सभा से जो है वो त्याग पत्र दे दिया था। उन्होंने कहा था भैया हम ऐसी किसी भी संविधान सभा का हिस्सा नहीं रहना चाहते, नहीं बनना चाहते। JP नारायण साहब ने और तेज बहादुर ब्रज बहादुर ने त्याग पत्र दे दिया था और यहाँ पर इन्होंने जो है त्याग पत्र दे दिया था। 9 दिसंबर 46 को संविधान सभा की पहली बैठक हुई। सच्चिदानंद सिन्हा को जो प्रोटेम स्पीकर बनाया गया, अस्थायी अध्यक्ष बनाया गया, है ना, सबसे सीनियरिटी के आधार पर, है ना। और जो है यहाँ पर संविधान सभा के उनको अस्थायी अध्यक्ष के तौर पर जो है यहाँ चुना गया। बाद में जो है दो दिन बाद 11 दिसंबर 1946 संविधान सभा की दूसरी बैठक हुई, जिसमें राजेंद्र प्रसाद जी स्थायी अध्यक्ष बने। जो पहली अंतरिम सरकार जो चुनी गई थी उसमें जो खाद्य मंत्री भी थे, है ना। ये भी MPPSC में इस तरीके का क्वेश्चन पूछ लिया था कि भाई अंतरिम सरकार इनकी कब बनी थी, ना, ऐसा कोई क्वेश्चन था। एक अंतरिम सरकार कब बनी थी। हाँ, भारत सरकार अधिनियम 1919 के अंतर्गत भारतीय विधायिका के अंतिम निर्वाचन किस वर्ष में आयोजित किए गए थे, है ना, 1945-47। इस क्वेश्चन को लेकर कंट्रोवर्सी थी, ये क्वेश्चन भी पूछा गया। अब 11 दिसंबर 40 को राजेंद्र प्रसाद स्थायी अध्यक्ष बने, राजेंद्र प्रसाद जी स्थायी अध्यक्ष बने और SC मुखर्जी को जो है उपाध्यक्ष बनाया गया। ये क्वेश्चन भी आया था, है ना, ये क्वेश्चन भी आया था। SC मुखर्जी को जो है वो उपाध्यक्ष बनाया गया, है ना। राजेंद्र प्रसाद जी जो है वो बने आपके अध्यक्ष और SC मुखर्जी जो बने वो उपाध्यक्ष बने। इसके अलावा VT कृष्णमाचारी भी उपाध्यक्ष बने, है ना, और BN राव को संवैधानिक सलाहकार बनाया गया, है ना, क्योंकि संविधान का जो पहला प्रारूप है उसको तैयार करने में BN राव का बहुत महत्वपूर्ण योगदान था। हालांकि अंतिम प्रारूप कमेटी के द्वारा बाबा साहब अम्बेडकर के निर्देशन में हुआ। 13 दिसंबर 40 को नेहरू जी ने उद्देश्य प्रस्ताव रखे और 22 जनवरी 1947 को जो है 22 जनवरी 1947 को जो है वो संविधान सभा ने उद्देश्य प्रस्ताव को जो है पारित कर दिया। उद्देश्य प्रस्ताव की विशेषताएं क्या थी जो नेहरू जी ने रखी। उद्देश्य प्रस्ताव में कहा गया कि हमें संप्रभु और एकीकृत राष्ट्र चाहिए, लोकतांत्रिक गणराज्य चाहिए, जितने भी नागरिक हैं उनको आर्थिक, सामाजिक, राजनीतिक न्याय चाहिए, मौलिक अधिकार चाहिए, विचार अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता चाहिए, सारी चीजें फंडामेंटल राइट्स के अंतर्गत मिली, और धर्मनिरपेक्ष राष्ट्र चाहिए। तो एक प्रकार की संविधान सभा के लिए दिशा निर्देशिका के तौर पर संविधान के आदर्शों को इसमें शामिल किया गया। संघ संविधान समिति बनी, उसके अध्यक्ष जवाहरलाल नेहरू बने। संघ शक्ति समिति बनी, यूपीएससी में क्वेश्चन पूछा है, संघ शक्ति समिति के अध्यक्ष कौन है, यूपीएससी 2006 में पूछा है। जवाहरलाल नेहरू बने। प्रांतीय संविधान समिति के अध्यक्ष जवाहरलाल नेहरू बने। प्रांतीय संविधान समिति के अध्यक्ष वल्लभ भाई पटेल बने, एमपीपीएससी में पूछा हुआ है। मौलिक अधिकार, अल्पसंख्यक, अनुसूचित जाति जनजाति और बाह्य क्षेत्र के जितने भी मामले थे उनसे संबंधित मामलों के अध्यक्ष जो है वल्लभ भाई पटेल बने। एक बार फिर से देख लें, संघ संविधान समिति जवाहरलाल नेहरू बने। हर किताब में मिल जाएगा, आपको पढ़ लीजिए, खूब पढ़िए, मन लगाइए, मन जब तक नहीं लगाएंगे कुछ नहीं मिलने वाला है। संघ शक्ति समिति के अध्यक्ष जवाहरलाल नेहरू बने। प्रांतीय समिति के अध्यक्ष जवाहरलाल नेहरू बने, है ना। प्रांतीय संविधान समिति जो उप समिति बनी थी उसके अध्यक्ष वल्लभ भाई पटेल बने। मौलिक अधिकार, अल्पसंख्यक, SC ST संबंधित बाह्य मामलों के लिए वल्लभ भाई पटेल। मौलिक अधिकारों की उप कमेटी के अध्यक्ष JB कृपलानी बने।
अल्पसंख्यक मामलों की उप समिति के एस.सी. मुखर्जी बने। अनुसूचित जाति जनजाति के लिए जो उप समिति बनी थी गोपीनाथ बरदोली बनी। बहुत प्रकार की कमेटियां बनी थी। बाह्य और आंतरिक क्षेत्र की जो कमेटी बनी उसके ए.वी. ठक्कर बने, है ना। प्रारूप कमेटी में बाबा साहब अम्बेडकर जी थे, जिनकी कृपा से ही भारतीय संविधान इस रूप में सामने आ पाया, है ना। और गोपाल स्वामी अयंगर थे, कृष्ण स्वामी अय्यर थे, के.एम. मुंशी थे, मोहम्मद सादुल्ला थे, है ना। और इसके अलावा जो है एन माधव राव थे, ये बी.एल. मित्र साहब ने त्यागपत्र दे दिया था तो उनकी जगह उनको बनाया गया था। और कृष्णमाचार्य जी को चुना गया था प्रारूप कमेटी में, क्योंकि डी.पी. खेतान जी की मृत्यु हो गई थी। और इस तरीके से भारतीय संविधान का प्रारूप तैयार हो। प्रारूप बना, ड्राफ्टिंग बनी, 60 देशों के संविधान का अध्ययन किया गया, 166 बैठकें हुई, करोड़ों रुपए का खर्चा आया, संविधान का प्रारूप तैयार हुआ। पहला वाचन उसका हुआ 4 नवंबर 48 को, 9 नवंबर 48 तक चला, 5 दिन तक चला। पहला फर्स्ट रीडिंग चली 4 नवंबर 48 से 4 नवंबर 48 से 9 नवंबर 48। फिर 15 नवंबर 48 से कुछ दिन के ब्रेक के बाद 5-6 दिन का ब्रेक लिया उन्होंने, 17 अक्टूबर 1949 तक के सेकंड रीडिंग चली। इसमें थोड़ा समय लगा, 48 से 49 नवंबर में चलो, अक्टूबर तक 11 महीने के आसपास रीडिंग चली। पहली रीडिंग तो हो गई थी 5 दिन में, दूसरी रीडिंग 11 महीने लगे। तीसरी रीडिंग को 14 नवंबर से 26 नवंबर में किया गया 49 में। और जिस दिन रीडिंग कंप्लीट हुई उसी दिन संविधान को अधिनियमित, अंगीकृत और आत्मार्पित किया गया। मतलब अंगीकृत किया गया, अडॉप्ट किया गया, अधिनियमित किया गया मतलब इनेक्ट किया गया, और आत्मार्पित किया गया मतलब गिव टू अवरसेल्फ किया गया। टोटल 284 मेंबर थे जिन्होंने इस पूरे प्रक्रिया के दौरान जो है यहाँ पर हस्ताक्षर किए और पूरी प्रक्रिया को जो है आगे बढ़ाने में जो है सहयोग किया। और इस तरीके से जो है भारतीय संविधान जो है वो इस रूप में आ पाया। 15 अगस्त 47 का संविधान सभा की भूमिका क्या थी? मुख्य परीक्षा में क्वेश्चन पूछ सकता है। संप्रभु संस्था के रूप में स्थापित हुई थी, कैबिनेट मिशन की अनुशंसा पर क्रिप्स मिशन, अगस्त प्रस्ताव, तमाम चीज़ों के प्रयास के बाद तो कार्य करने की बाध्यता समाप्त हो गई। 15 अगस्त 47 के बाद संविधान सभा ने दोहरी भूमिका का निर्वहन किया। संविधान सभा के साथ साथ विधानमंडल के रूप में भी उसने कार्य किया। और आज़ादी के बाद करीब 299 सदस्य ही रह गए थे 389 में से, तो 229 करीब ब्रिटिश प्रांत के थे और 70 रियासतों के थे। अब ये 229 जो थे टोटल और ये 70, तो लगभग मान के चलिए 299 में 284 ने ही हस्ताक्षर किए। और फाइनली 26 नवंबर 1949 को कुछ 15 आर्टिकल यहाँ लागू किए गए, जिसमें आर्टिकल 5, 6, 7, 8, 9 जो भाग 2 में नागरिकता से रिलेटेड है, जिसको हम पढ़ाएंगे, एनआरसी विवाद और सीएबी क्या विवाद हम डिस्कस करेंगे, नागरिकता को लेकर जो संशोधन हुआ उस पर चर्चा करेंगे। इसके अलावा राष्ट्रपति की शपथ जो अनुच्छेद 60 है वो लागू किया गया। 324 देश का पहला निर्वाचन आयोग ने काम करना चालू किया। 366, 367 निर्वाचन से संबंधित शब्दावलियाँ चालू की गई। 379, 380, 388, 391, 392, 393, ये कुल 15 अनुच्छेद, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, ये 15 आर्टिकल थे जिनको 26 नवंबर 1949 को लागू किया गया। ठीक है, संविधान में 22 भाग थे, अभी 25 हो गए। 395 आर्टिकल थे, अभी 470 के करीब हो गए। 8 अनुसूची थी, अभी करीब 12 के आसपास हो गई है ना। 15 जुलाई 47 को राष्ट्रध्वज माना गया, स्वीकार किया गया। 49 में राष्ट्रमंडल की सदस्यता भारत ने कॉमनवेल्थ की मान्यता मिली। 24 जनवरी 50 को राष्ट्रगान राष्ट्रगीत को मान्यता मिली। भारत के पहले राष्ट्रपति राजेंद्र प्रसाद जी का निर्वाचन हुआ, जो पहले खाद्य और कृषि मंत्री भी थे एडॉक गवर्नमेंट में। 24 जनवरी 50 को संविधान सभा की अंतिम बैठक हुई। पहली बैठक हुई थी 9 दिसंबर को 1940 में और अस्थायी अध्यक्षता के अध्यक्षता में, और 11 दिसंबर को हुई थी स्थायी अध्यक्षता में। 24 जनवरी को जो अंतिम बैठक हुई, इसका संविधान सभा के विधानमंडल के तौर पर जो है ये कार्य करती रही जब तक नई सरकार नहीं बन गई। आलोचना ये है कि भाई जो भी प्रत्यक्ष निर्वाचन से निर्वाचित होना था वो नहीं हो पाया। रियासतों के प्रतिनिधियों को मनोनीत कर दिया गया, बड़े लोगों को, है ना, एलाइड क्लास को। संविधान सभा के सदस्य विधानमंडल के द्वारा निर्वाचित किए गए थे और सदस्यों का निर्वाचन सार्वभौमिक मताधिकार के आधार पर नहीं हुआ था। केवल 109 लोगों का मताधिकार था। 90% जनसंख्या का संविधान सभा के निर्वाचन में कोई योगदान नहीं था। 109 लोगों ने तय कर लिया था कि किसको वहां रखना है, किसको नहीं रखना है। उपयुक्त आलोचना उचित इसलिए नहीं है चारित्रिक दोष के अंतर्गत, क्योंकि तत्कालीन परिस्थितियों में संविधान सभा ने जो भी किया वो ठीक था और प्रत्यक्ष निर्वाचन के द्वारा उस समय संभव नहीं था। अतः तत्कालीन परिस्थितियों के हिसाब से जो भी किया गया वो ठीक था, क्योंकि चुनाव के लिए पर्याप्त देश के अंदर ढांचा नहीं था, संसाधनों की बहुत सी कमी थी, राजनीतिक अस्थिरता थी। कभी भी पॉलिटी के आंसर लिखते समय विशेष तौर पर यह ध्यान रखना है कि जो भी हम यहाँ पर लिख रहे हैं, जो भी हम यहाँ पर डिस्कशन कर रहे हैं, तो उसको हम अपने डिस्कशन के दौरान पॉजिटिव वे में ही हम यहाँ पर उसको समाहित करें। अदरवाइज होगा क्या कि चीज़ें आपको समझ में नहीं आ पाएंगी। ठीक है,
सांप्रदायिक हिंसा हो रही थी, लोगों में राजनीतिक जागरूकता की कमी थी, शिक्षा की कमी थी, समय अभाव था। उपरोक्त कारणों से संविधान सभा का प्रत्यक्ष निर्वाचन किया गया था। जहां तक भी रियासतों के सदस्यों के मनोनयन का प्रश्न है, उसमें बड़ी चुनौती यह थी कि रियासतों का भारत में विलय कैसे किया जाए। रियासतों के चुनावी ढांचा उपलब्ध नहीं होने के कारण सबसे बड़ी बात यह थी कि रियासतों को जोड़ा कैसे जाए। जूनागढ़ एक समस्या था, हैदराबाद को जोड़ना बड़ा मुश्किल काम था, है ना। कश्मीर भी कहीं ना कहीं एक उस समय टेक्निकली समस्या से जूझने वाला विषय था। तो संविधान सभा संप्रभु नहीं थी, लेकिन हाँ, संविधान सभा का निर्वाचन कैबिनेट मिशन की सिफारिशों के आधार पर किया गया था। ब्रिटिश शासन के समय इसका निर्वाचन हुआ था, तो इसको संप्रभु संस्था नहीं माना जाता है, ठीक है। लेकिन कहीं ना कहीं उस समय की जो परिस्थितियाँ थी, उसमें संविधान सभा के जो भी निर्णय लिए गए वो उन्होंने बढ़िया समय पे बढ़िया तरीके से लिए, तो इसको मान्यता तो कहीं ना कहीं प्राप्त थी। 2 वर्ष 11 महीने 10 दिन, कई दिन 18 दिन ऐसा लिखा रहता है, इसको बनाने में समय लगा, जबकि अमेरिका के संविधान को बनाने में 4 माह का समय लगा था, ठीक है। आलोचना की जा सकती है। तो 10 माह, 2 वर्ष 11 महीने 18 दिन है वो, 2 वर्ष 11 माह और 18 दिन, 2 वर्ष 11 माह और आपका 18 दिन, है ना, 2 वर्ष 11 माह और 18 दिन। आलोचना उचित नहीं है। भारत और अमेरिका की स्थितियाँ भिन्न भिन्न है भैया। भारत एक बहु सांस्कृतिक, बहु धार्मिक, बहुभाषी और एक बहुत ही जटिल सामाजिक ढांचे वाला देश है। अनेक वंचित वर्ग और जनजातीय समुदाय के लोग यहाँ रहते हैं। जागरूकता राजनीतिक स्तर पर आज भी कम है। तकनीकी विकास, अर्थव्यवस्था का विकास जिस तेज़ी से हो रहा है, प्रशासनिक और राजनीतिक विकास उस तेज़ी से नहीं हो पाया। और धार्मिक स्तर पर अगर हम बात करें तो आज भी रिलीजियस प्रॉब्लम कंट्री के अंदर है। सभी के हितों की रक्षा करने के लिए जो भी निर्णय उस समय लिया गया वो ठीक था। और कहीं ना कहीं आज भी अगर हम देखें तो भारत का संविधान सभा द्वारा जो बनाया गया वो तत्कालीन परिस्थितियों में बिल्कुल बढ़िया था। आवश्यकता है बेहतर संविधान जो बना हुआ है उसको चलाया जाए, और इसके लिए दृढ़ राजनीतिक इच्छा शक्ति, बेहतर प्रशासनिक मैकेनिज्म के साथ साथ जनता के सहयोग की भी बहुत ज़्यादा ज़रूरत है, ठीक है। आप देख रहे हैं हमने अपने पूरे के पूरे टॉपिक को किस तरीके से यहाँ पे समाहित किया, पूरी तरीके से आपको सिस्टमैटिक मैनर में आपको बताने का कोशिश किया। ये सारा PDF वगैरह सारा चीज़ आपको मिल जाएगा। शर्त सिर्फ एक है, वो ये है कि भैया आपको जो भी पढ़ाया जा रहा है ना उसको आप गंभीरता से समझिए। ज़बरदस्ती हम किसी को बैच ज्वाइन करने बोल नहीं रहे भाई। जिसको आपको हमारा बैच ज्वाइन करना है, हमने नियम बता दिया आपको, क्योंकि यूट्यूब पे हम उतना ही दे सकते हैं जितनी हमारी, है ना, क्षमताएँ हैं, है ना, हर व्यक्ति की क्षमताएँ होती हैं। तो ये जो नंबर है हमारा 9584928252, इस नंबर पे आपको साहब अपना नाम लिखकर, है ना, अपना पता लिखकर, है ना, नाम सही लिखकर, पता सही लिखकर, किस कोर्स में आप दाखिला या एडमिशन लेना चाहते हैं, हाँ, MPPSC के प्री में लेना चाहते हैं, MPPSC के मेंस में लेना चाहते हैं, दोनों में लेना चाहते हैं, टेस्ट सीरीज़ में लेना चाहते हैं, वो ज़रूर लिख के भेजें। हम आपको यहाँ पर PDF देंगे, क्लास के नोट्स प्रोवाइड करेंगे, है ना, आपके पते पे भेजेंगे। कुछ इंपॉर्टेंट बुक्स वगैरह लगेंगी हमें, या कुछ इंपॉर्टेंट फोटोकॉपी लगेगी, वो हम आपको भेजेंगे। प्लस हम आपको अपने पूरे टेस्ट भेजेंगे। इसके अलावा हमारे जितने भी रिकॉर्डेड वीडियो हैं वो पूरे आपको सिलसिलेवार प्रीलिम्स की यूनिट 1 से 10 तक और GS पेपर 1, 2, 3 के अलावा पेपर 4, 5, 6 के भी हम समय समय पर उपलब्ध कराएंगे। बहुत जल्दी हम GS फाउंडेशन कोर्स 23-24 के लिए UPSC लेवल पर भी बैच चालू करेंगे। ये बैच हमारा 2023 के लिए होगा। इस बार के जून के लिए हम तब तक तैयार नहीं करवा पाएंगे, हमें 1.5 साल लगेगा करीब करीब। तो हम UPSC का बैच चालू करेंगे मार्च के आसपास। अभी हमारा फोकस थोड़ा MPPSC पर है, और MPPSC प्री प्लस मेंस को लेकर भी हम काम चालू कर चुके हैं। आप में से जो भी हमारे कोर्स से जुड़ना चाहता है हमारे नंबर पर कॉल कर सकता है ना। हम आपको अपना पर्सनल नंबर भी यहाँ पर दे देते हैं, है ना। ये हमारा पर्सनल नंबर है 9893493568, है ना, 568। आप कॉल करना चाहें तो इस पर भी कॉल कर सकते हैं। और ये हमारा कॉलिंग नंबर भी है, व्हाट्सअप नंबर भी है। तो कोई भी जानकारी चाहिए हो आप हमसे बिल्कुल जुड़ सकते हो। कतई परेशान नहीं होना है, कोई संदेह, कोई भ्रम मन में नहीं रखनी है। जिज्ञासा के साथ पढ़ाई करना है, उत्साहित होकर रहना है। पहली बार राज्य लोक सेवा आयोग ने 4 महीने का समय दिया था। जनवरी का 24 तारीख के बाद का समय जा चुका है। अब 15 दिन जो थे वो चले गए आपके। अब लगभग बचे आपके फरवरी, मार्च, अप्रैल, 90 दिन। इसमें आप पढ़ाई करिए। 2022 एक ऐसा साल होगा जहां 2019 का पेंडिंग रिजल्ट इंटरव्यू के बाद आएगा। 2020 के प्री के बाद का जो मेंस हो रहा है वो सितंबर अक्टूबर तक उसका रिजल्ट आके नवंबर तक उसके भी इंटरव्यू हो जाएंगे, उसका रिजल्ट आएगा। और ये परीक्षा अप्रैल में समय पे हो गई और इसका मेंस अगस्त में समय पे हो गया, तो लगभग नवंबर दिसंबर में अगले साल
2020-21 का रिजल्ट आएगा। तो 2022 वो स्वर्णिम वर्ष होगा जब 2019, 20, 21 तीनों के ही परिणाम राज्य लोक सेवा आयोग द्वारा जारी किए जाएंगे और लगभग 1200 के करीब अधिकारी प्रशासनिक बनेंगे मध्य प्रदेश राज्य लोक सेवा आयोग के अंतर्गत। तो स्वर्णिम साल है, युवाओं के लिए अच्छा मौका है, बढ़िया मन लगा के पढ़ाई करिए, कोई एक मेंटर के साथ, कोई एक गाइडर के साथ बिल्कुल मार्गदर्शन में तैयारी करिए, क्योंकि हम लोग अच्छे प्लानर से बट गुड इम्प्लीमेंटर नहीं हैं। इतने बजे से इतने बजे हम पढ़ेंगे, इतने बजे से हम इतने बजे ये काम कर लेंगे, इतने बजे से हम इतने बजे ये कर लेंगे, ये प्लानिंग करने से काम नहीं होगा। आपको एक सिस्टम में, एक दायरे में रहकर आपको पूरे ऑरा के साथ अपनी सेल्फ स्टडी पर फोकस करना है। स्व अध्ययन का कोई विकल्प नहीं है, दुनिया की कोई कोचिंग, दुनिया का कोई टीचर किसी को सिलेक्ट नहीं करा सकता जब तक आप स्वयं ये नहीं सोचोगे कि मुझे पढ़ना है। ठीक है, तो मेरी बहुत सारी शुभकामनाएं और निश्चित तौर पे मेरा आप कोर्स ज्वाइन करें। ऑफलाइन कर सकते हैं तो मॉर्निंग में 8 से 12 चलता है बालाघाट में, यहाँ आना पड़ेगा आपको। ऑनलाइन क्लासेस मेरी सातों महाद्वीप में चलती हैं, आप यूट्यूब पे जितनी उपलब्ध है देख सकते हैं। और अगर आप मेरा परमानेंट कोर्स ज्वाइन करना चाहते हैं तो आपको मैंने बता दिया प्रक्रिया, आपको अपना नाम, पता, कोर्स कौन सा ज्वाइन करना चाहते हैं, माध्यम आपका क्या है, दे दें। जो फीस है प्रिलिमिनरी की हमारी 2100 रुपये है, वो आप जमा कर दें। हमारे व्हाट्सअप नंबर पे ही हमारा फ़ोन पे नंबर है, उस पर कर दें और बैंक खाता का नंबर भी हम आपको दे देंगे, आप मांगेंगे तो। मेंस की फ़ीस हमारी 3000 रुपये। तो टोटल हमारा 5100 का कोर्स है और 5100 के कोर्स में हम पूरा प्री का 10 यूनिट और पूरा मेंस का पूरा कंप्लीट कोर्स यहाँ पर कराएंगे। तो धन्यवाद, सुनते रहिए, लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, कमेंट करिए, कुछ कमियाँ हो तो बताइए, सुधार करेंगे और मिलते हैं, जुड़ते हैं, लगातार इस श्रृंखला को जारी रखते हैं। थैंक यू सो मच, धन्यवाद।